अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी हमारी कोई नई अपडेट्स आए, नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि आज मैं लेके आया हूं ITR 1 असेसमेंट ईयर 2021 की तैयारी पूरी डिटेल वीडियो आज मैंने बना ली है। मैंने सबमिट फाइल वेरिफिकेशन सब कुछ कर दिया है। मैं जानता हूं कि असेसमेंट ईयर 2021 के फॉर्म पोर्टल पर अभी अवेलेबल नहीं हुए, लेकिन ये जरूरी तो नहीं जो गलतियां आप असेसमेंट ईयर 2021 के फॉर्म में करो उसकी रिवीजन, उसकी तैयारी आप असेसमेंट ईयर 19-20 के फॉर्म में नहीं कर सकते। जो नए लोग हैं, जो नए लोग ITR फाइल करना चाहते हैं, जो ITR फाइल करना नहीं जानते, तो मैं उनको बता दूं कि आपको डिले करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी है असेसमेंट ईयर 2021 के फॉर्म की असेसमेंट ईयर 19-20 के फॉर्म में, क्योंकि असेसमेंट ईयर 2021 के फॉर्म जब आएंगे तब आएंगे। दिस इज द राइट टाइम टू प्रैक्टिस। ये अभी बिल्कुल सही समय है आपकी प्रैक्टिस का। आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने टाइम को कंज्यूम कीजिए और वेस्ट मत कीजिए। तो मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं उसमें मैंने फुल डिटेल में सब कुछ तैयार कर लिया है। आप उस फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ फिलअप कीजिए, ठीक है। सबमिट मत कीजिए, फाइल मत कीजिए, वेरीफाई मत कीजिए। आप एक बार नहीं 10 बार प्रैक्टिस कीजिए और आप देखिए कि आप 1 बाय 1 जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एकदम से परफेक्ट हो जाएंगे और आप असेसमेंट ईयर 2021 के फॉर्म को मिनटों में फाइल कर देंगे जब वो फॉर्म पोर्टल पर अवेलेबल होंगे। स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं अकाउंट एक्सक्लू, देश का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां बात करते हैं कंपनीज का कॉन्सेप्ट, टैक्सेशन, कार्यप्रणाली, सिस्टम के बारे में। दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए ITR 1 को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों, आज हम फाइल करना सीखते हैं ITR 1। आज मैं आपको प्रैक्टिकली ऑनलाइन ITR 1 फाइल करना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल ऑन करेंगे और गूगल के अंदर लिखेंगे इनकम टैक्स ई फाइलिंग। जैसा पहला ऑप्शन ये आप देख ही रहे हो, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पहला ऑप्शन है ई फाइलिंग होम पेज वाला, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से इसे क्लोज करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि इनकम टैक्स साइट पर कैसे रजिस्टर करते हैं अपने पैन नंबर से, तो वो हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। इस बार हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद ITR 1 फाइल करेंगे। तो लॉगिन करते हैं, चलिए यहाँ से। उसके बाद हम अपना पैन नंबर डालकर और अपना ID पासवर्ड डालकर इसे ओपन करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम अपना पैन नंबर और ID पासवर्ड अपना डालकर इसे ओपन करते हैं। यहाँ कैप्चा डालेंगे, यहाँ इसे लॉगिन करेंगे। ये हमारा ओपन हो गया है दोस्तों। यहाँ स्किप करेंगे और ये हमारा डैशबोर्ड आ गया है। दोस्तों लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी तो उसके अंदर हमने अपने पैन से इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया था अपने पैन का, और उसके बाद हमने अपने आधार को पैन से लिंक किया था। तो चलिए हम वहाँ पर एक बार अपना स्टेटस देख लेते हैं कि हमारा जो स्टेटस है वो क्या दिखा रहा है, क्या वहाँ सक्सेसफुली ई वेरीफाइड हो गया है या नहीं। तो आइए चलिए दोस्तों देखते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर प्रोफाइल में हम क्लिक करेंगे और नीचे लिंक आधार में जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे कि योर पैन इज लिंक टू आधार सक्सेसफुली। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो पैन है आधार से लिंक हो गया है सक्सेसफुली। चलिए दोस्तों, ये तो थी लास्ट टाइम जो हमने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था और आधार को पैन से लिंक किया था, उसका स्टेटस चेक कर लिया है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि ITR 1 को हम कैसे प्रैक्टिकली ऑनलाइन फाइल करें। तो जल्दी से फटाफट हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम, ये हमारा ऑप्शन होता है यहाँ पर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से भी हम फॉर्म ले सकते हैं और ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ से भी हम इस फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट क्लिक करते हैं। यहाँ पर जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो हम सबसे पहले यहाँ पर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको असेसमेंट ईयर के बारे में बता दूं। सबसे पहले हमारा आता है फाइनेंशियल ईयर, जो 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 तक का हमारा फाइनेंशियल ईयर है, और उसका जो असेसमेंट ईयर बनेगा वो बनेगा 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20। रीजन क्या है, देखिए इनकम टैक्स लॉ क्या कहता है कि आपने जिस फाइनेंशियल ईयर में जो भी इनकम अर्न की है आप उसकी रिटर्न असेसमेंट ईयर के अंदर फाइल करोगे। अब इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से हमने इस फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 में जो भी हमने इनकम अर्न की है, हम क्या करते हैं कि इनकम टैक्स लॉ कहता है कि आप अपने हिसाब से
इसकी असेसमेंट कीजिए, इसे चेक कीजिए कि आपने जो भी अर्न किया है उस इनकम की टैक्स कैलकुलेशन कीजिए, और सेल्फ असेसमेंट कहते हैं इसे हम। और इस असेसमेंट को कब किया जाता है? जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है। 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 हमारा क्लोज हो गया, उसके बाद हम इसकी असेसमेंट करेंगे। इसकी असेसमेंट आपकी जो है 1 अप्रैल 2019 से शुरू हो जाती है एग्जाम्पल के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं इसकी एक ड्यू डेट होती है इनकम टैक्स रिटर्न की। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, इनकम टैक्स रिटर्न 2 केस होते हैं, एक ऑडिट केस होता है, एक नॉन ऑडिट केस होता है। नॉन ऑडिट केस जो होता है उसमें क्या होता है, इसकी जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई, ठीक है, और ऑडिट केस के अंदर 30 सितंबर है। तो इसकी जो ड्यू डेट है वो जब इसके फॉर्म आते हैं, जब इसके फॉर्म आते हैं तब इसकी ड्यू डेट शुरू होती है। इसके फॉर्म आपके जो हैं वो अप्रैल के स्टार्टिंग या मिड या लास्ट में आ जाते हैं, और जो इसकी लास्ट डेट होती है वो 31 जुलाई होती है अनऑडिट केस में। और ऑडिट वाले केस में जो ड्यू डेट होती है, जब उसके फॉर्म आते हैं तो उसकी ड्यू डेट शुरू हो जाती है, और लास्ट डेट जो होती है उसकी 30 सितंबर ऑडिट वाले केस में आईटीआर की लास्ट डेट होती है। तो चलिए दोस्तों, ये तो ड्यू डेट और लास्ट डेट की बात हो गई। असेसमेंट ईयर का भी आपको पता लग गया, फाइनेंशियल ईयर का भी आपको पता लग गया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं कि इसे फाइल कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊपर आप देख लीजिए एक टाइमिंग चल रही होती है। अभी यहाँ पर 42 मिनट 41 सेकंड हो गए हैं। तो ये जो 42 मिनट 41 सेकंड है, इस टाइम के अंदर अंदर आपको इस रिटर्न को फाइल करना होगा। ठीक है दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये टाइमिंग आपकी रीस्टार्ट हो जाती है। अगर आपका टाइमिंग खत्म होने वाला है तो इसको हम रीस्टार्ट भी कर सकते हो। कैसे करेंगे मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले हम असेसमेंट ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। हम फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 के बारे में रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर असेसमेंट ईयर 19-20 ले लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इनकम टैक्स फॉर्म जो है हम यहाँ पर ITR 1 लेंगे, क्योंकि इस वक्त हम ITR 1 फाइल करना सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फाइलिंग टाइप जो है आपका यहाँ पर ओरिजिनल और रिवाइज होगा। तो ओरिजिनल और रिवाइज क्या होता है? ओरिजिनल आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो, और रिवाइज का मतलब होता है कि कोई गलती हो गई है रिटर्न में, आप उस रिटर्न को रिवाइज कर रहे हो, उस गलती को ठीक कर रहे हो। ठीक है, दोनों के लिए सेम फॉर्म है। इसी तरह से हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि आप यहीं गवर्नमेंट के पोर्टल पर आप इसको प्रिपेयर करोगे और यहीं सबमिट कर दोगे। और जो अपलोड XML का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की साइट से आप एक यूटिलिटी एक्सेल की है उसे डाउनलोड करोगे, या जावा यूटिलिटी डाउनलोड करोगे, और उससे आप एक XML फाइल जनरेट कर कर आप इसके ऊपर अपलोड करोगे। तो इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, आप ये डायरेक्ट प्रिपेयर कीजिए और यहीं सबमिट कर दीजिए। तो मैं यहाँ ये प्रिपेयर एंड सबमिट पर क्लिक करता हूँ, और उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ आप देख सकते हो जैसे कि मैं इसमें लास्ट टाइम मैंने रिटर्न फाइल की थी। जब भी आप इसमें रिटर्न फाइल करोगे तो लास्ट टाइम जो भी आपने बैंक अकाउंट डिटेल दी होंगी, 1 बैंक 2 3 4 जितने बैंक दिए होंगे सारे बैंक यहाँ शो करेंगे, और आप इन पर यहाँ टिक कर कर इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो, जिससे कि बैंक का डाटा ऑटोमेटिक आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आपको बैंक की डिटेल, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नाम वगैरह ये सब फीड करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया हुआ है, आई वांट टू यूज हिंदी फॉर्म। आप देखिए गवर्नमेंट ने इतनी बढ़िया फैसिलिटी दी है कि आप इसको हिंदी में भी फाइल कर सकते हो, या हिंदी फॉर्म भी आप इसका यूज कर सकते हो, लेकिन मैं हिंदी फॉर्म यूज नहीं करूंगा, मैं इंग्लिश में ही इसे आगे कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों इसके बाद यहाँ आई एग्री कीजिए और इसको कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद हमारा ये फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा। अब इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों ये हमारा आ गया डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में मैं आपको बता दूं कि यहाँ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों हम आ गए हैं अब इनकम टैक्स पोर्टल की इस पेज पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिखाया हुआ है, मैं आपको बता दूं इसमें यहाँ पर कुछ टैब दिए हुए हैं। पहला टैब इंस्ट्रक्शन का है, दूसरा टैब पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन है, कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स है, टैक्स डिटेल है, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, डोनेशन, और सेकंड ये लास्ट पे डोनेशन का ऑप्शन है। दोस्तों हम शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शन दी है कि कैसे आप ITR को फाइल करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं इंस्ट्रक्शन मैंने पढ़ी हुई है, आप पढ़ सकते हो। मैं आपको आगे बताता हूं क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शन सब पढ़ ली हैं, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, ये वाला ऑप्शन है हमारा सेकंड। ठीक है, वैसे मैं आपको दिखा दूं इसके अंदर एक बार क्लिक करके। ये हमारा जनरल इंफॉर्मेशन का है। फिर आगे यहाँ कॉम्पिटिशन आएगा, फिर यहाँ टैक्स डिटेल आएगा ये। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर अपना टैक्स पेड वेरिफिकेशन, फिर ये डोनेशन, और उसके बाद ये
ये भी डोनेशन का पार्ट है। यहाँ से पेज आप आगे पीछे कर सकते हो, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, या डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हो पेज के ऊपर। यहाँ से सेव हो जाएगा, हर पेज को आपने सेव करना है क्योंकि सेव करने से आपका डाटा सेफ रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले आपका जनरल इन्फॉर्मेशन है। जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं आपको बता दूं बड़ी बेसिक सी डिटेल है और सब कुछ लिखा हुआ है, आपको देख देख के इसमें फाइल करना है, बड़ा ही इजी है। सबसे पहले आप पैन नंबर डालोगे अपना और यहाँ पर फर्स्ट नेम डालोगे, यहाँ पर लास्ट नेम आ जाएगा आपका। देखिए फर्स्ट नेम जैसे राजेश कुमार है तो फर्स्ट नेम राजेश हो जाएगा, लास्ट नेम कुमार हो जाएगा। लेकिन ये जो डिटेल है ये एज पर पेन डालिए, पेन में राजेश लिखा और यहाँ राजेश कुमार मत लिखिए, यहाँ पर राजेश ही लिखिए। एज पर पेन आपको ये डिटेल फीड करनी होगी। आगे हम देखते हैं आधार नंबर आपको डालना होगा। अगर आपके पास आधार नहीं है तो उसको अप्लाई करिए और उसके जो एनरोलमेंट आईडी आपको मिलेगी उस एनरोलमेंट आईडी को इस वाले ऑप्शन के अंदर आप फीड कर सकते हो। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपने डेट ऑफ बर्थ डालिए, उसके बाद फोन नंबर डालिए। आगे इसमें आपका ईमेल आईडी आ जाएगी और ईमेल आईडी के बाद आपकी घर की डिटेल है जो एड्रेस वो आ जाएगा, हाउस नंबर, गली का नाम, गली नंबर और लोकेलिटी आपकी, सिटी, कंट्री, पिन कोड आपका आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ गवर्नमेंट, पब्लिक और पेंशनर, अदर, ये सब ऑप्शन दिए हैं। इनके बारे में आपको जल्दी से बता देता हूँ। गवर्नमेंट में आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो ये ऑप्शन लीजिए, और अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आप ये पब्लिक सेक्टर ले सकते हो। और पेंशनर के केस में अगर आपकी इनकम पेंशन से है तो आप पेंशन ले सकते हो। और अदर में आप जो प्राइवेट कंपनियों में जॉब करते हो तो आप ये अदर का ऑप्शन ले सकते हो। और साथ ही साथ जो लिखा हुआ है लास्ट में नॉट एप्लीकेबल, ये जो फॉर्म है ये नॉट एप्लीकेबल है फॉर फैमिली पेंशन। अगर आपकी जो इनकम है वो फैमिली पेंशन से है, सपोज कीजिए कि आपके घर में किसी को पेंशन मिलती थी अब वो नहीं रहा तो उसकी पेंशन आपको ट्रांसफर हो गई है तो आप इस फॉर्म को नहीं फाइल कर सकते, मतलब वो इनकम आप यहाँ नहीं दिखा सकते। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, इसके अंदर हम ले लेते हैं हम इसके अंदर सिलेक्ट कर लेते हैं अदर। ठीक है, ये जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है फिल्ड अंडर सेक्शन और एक है फिल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस। देखिए दोस्तों नॉर्मली केस में फिल्ड अंडर सेक्शन लिया जाता है जब कोई नोटिस का रिप्लाई करना, कोई नोटिस आया है तो फिल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस आप क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ से उसका जवाब दे सकते हो और आगे इसके नोटिस आ जाएंगे कौन कौन से नोटिस हैं, किस नोटिस के अगेंस्ट आप इसका रिप्लाई करना चाहते हो। तो हम इसके अंदर जब नोटिस आएंगे तो उसके बारे में उसके हिसाब से हमें रिप्लाई करना होता है। तो फिलहाल हम ITR भरना सीख रहे हैं तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कैसे कैसे हमें क्या करना है। तो चलिए दोस्तों इसके अंदर फील्ड अंडर सेक्शन हम ले लेते हैं और आगे हम बात करते हैं कि इसके अंदर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर ऑन और बिफोर ड्यू डेट। आपको मैंने जैसा कि बताया है ड्यू डेट आपकी जो है जब फॉर्म आ जाते हैं ड्यू डेट शुरू हो जाती है और लास्ट डेट इसकी जो होती है नॉन ऑडिट केस में ITR की 31 जुलाई है। अगर आप 31 जुलाई से पहले, ठीक है 31 जुलाई से पहले या 30 सितंबर से पहले आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ऑप्शन ये वाला लेना है आपको। और अगर आप आफ्टर ड्यू डेट कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आप ले सकते हो। और अगर आप रिवाइज रिटर्न कर रहे हैं, कोई गलती हो गई है उसको सुधार रहे हैं तो आप रिवाइज रिटर्न यूज कर सकते हो। और आफ्टर ये लिखा है इसमें कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, अगर कोई नोटिस वगैरह कुछ है कोई डिले तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अंदर यहाँ हम इस फॉर्म को सेव कर देंगे। अच्छा सेव करने का फायदा मैं आपको बताता हूँ। सेव करने का फायदा ये है, अभी जैसे जो टाइमिंग चल रही है अभी 40 मिनट 8 सेकंड हो गए हैं और हम इसको अगर यहाँ सेव कर दें तो इसकी टाइमिंग रीस्टार्ट हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये बताऊंगा इसके बारे में। अच्छा एक ऑप्शन और भी आया हुआ है, ये ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है पोर्टल के बारे में बताता है इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू सेव योर डाटा फ्रीक्वेंटली। कहता है कि आप अपने डाटा को सेव करते रहिए, ठीक है, अदरवाइज आपका डाटा लॉस हो जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अंदर ये रिमाइंडर आता रहता है कि टाइम टू टाइम डाटा को सेव करते रहिए। ओके कीजिए, यहाँ पर ये दिखा रहा है और उसके बाद देखिए 39 मिनट रह गए हैं। मैं इसको सेव करता हूँ तो देखिए मुझे दोबारा से पूरे 45 मिनट मिल गए हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, यहाँ ये टाइमिंग के बारे में आपको पता लग चुका है। देखिए इसमें नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों, यहाँ से आप नेक्स्ट कर सकते हो या डायरेक्ट फॉर्म पर क्लिक कर सकते हो। मैं डायरेक्ट फॉर्म पर क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम टैक्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हम अब अपनी इनकम की डिटेल फाइल करेंगे। देखिए सबसे पहले आता है आपका सैलरी स्लैश पेंशन, मतलब इसका मतलब ये होगा कि आपकी चाहे इनकम सैलरी से हो या पेंशन से हो, आप दोनों केस में इस फॉर्म को फाइल कर सकते हो।
दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर अलग अलग बताऊंगा, सैलरी का अलग और पेंशन का अलग, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। मैं 2 in 1 लेकर चलता हूँ, दोनों एग्जांपल एक में। मैं कोई ऐसा केस उठाता हूँ कि जिसके अंदर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं। देखिए आप जानती हो जैसे आर्मी ऑफिसर होते हैं वो काफ़ी कम टाइम की सर्विस के अंदर रिटायर हो जाते हैं। तो उस केस के अंदर मान लीजिए वो रिटायर हो गया, उनकी सैलरी अब उनकी है ना पेंशन आती है डिपार्टमेंट से, तो और उन्हें जल्दी से जॉब भी मिल जाती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर वो अप्लाई करते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में भी वो जॉब कर लेते हैं क्योंकि अभी एज काफ़ी बड़ी है। तो हम अज्यूम करते हैं कि उनकी पेंशन आती है और किसी भी वो कंपनी में जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, और वहां से उनकी सैलरी आती है। तो मैं 2 in 1 डाल देता हूँ। 3 लाख रुपए उनकी पेंशन है, 4 लाख रुपए उनकी सैलरी है, कुल मिलाकर के हो जाता है 7 लाख रुपए। उसके बाद हम बात करते हैं फटाफट से। हाँ, उन्हें कुछ ना कुछ मतलब एग्जेम्प्ट अलाउंस भी मिलता है। कुछ अलाउंसेस होते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। मैं हर अलाउंसेस के बारे में यहाँ तो नहीं बता सकता, लेकिन उसके बारे में मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कौन से अलाउंसेस होते हैं। ये सारे अलाउंसेस हैं, इनमें से कोई भी अलाउंसेस अगर साथ में मिल रहा है तो ये सारे के सारे जितने भी अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं। और इन अलाउंसेस के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि प्रॉपर टैक्स कैलकुलेशन आप कर सको, ठीक है। और इसकी नॉलेज लेने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए मैंने आई बटन में ऊपर लिंक इसका दे दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया है, आप जाकर वहाँ देख सकते हो। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं इसमें से ले लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इसके अंदर ले लेते हैं, जैसे इसके अंदर है हाउस रेंट अलाउंस, HRA, आपने काफ़ी नाम सुना है इसका, तो हम HRA ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आपको HRA ना साथ में ही इसमें 50,000 रुपये जुड़कर मिलता है। ये तो मैं एक रफली आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से जो एक्चुअल जेन्युइन होगा वो आप लेना, ठीक है। इसमें 50,000 रुपये लिया तो 7,50,000 रुपये आपकी इनकम हो गई है। लेकिन आप कहते हो सर मेरी जो सैलरी है और पेंशन है वो मेरी इनकम तो 7 लाख रुपये, 50,000 रुपये जो है वो मेरी इनकम नहीं है, तो मैं उसके ऊपर टैक्स क्यों दूं? क्योंकि 7,50,000 रुपए के ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट जो है वो ये कहता है, आपकी कंपनी जो है वो ये कहती है कि भैया हम आपको हाउस नहीं दे सकते रहने के लिए। आप ऐसा कीजिए, मार्केट में कहीं भी हाउस ले लीजिए और आप उसका रेंट पे कीजिए और हम आपको वो रेंट दे देंगे, वो HRA हम आपको देंगे, आप वहां पर रहकर लेकर रह सकते हो। तो वो जो आप अपना रेंट पे कर रहे हो, HRA भी ले रहे हो, ठीक है, वहां से कंपनी से, तो आप अपनी जेब से पहले पे कर रहे हो, फिर कंपनी आपको दे रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपकी इनकम तो है नहीं, तो आप अपनी इनकम में क्यों जोड़ोगे? लेकिन आपको मिल रहा है वो सैलरी के साथ ही है। तो अब उसको कैसे आप अलग करोगे कि 50,000 रुपए के ऊपर आपको टैक्स ना देना पड़े? उसके लिए क्या करना है आपको, जो आपने ये नीचे एग्जाम्पशंस ली हैं, अलाउंसेस ली हैं, वहां तो आप पूरा 7,50,000 लिखोगे, लेकिन नीचे आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप ना 50,000 रुपये जो आपका अलाउंस है वो आप यहाँ पर लिख दोगे। ऐसा करने के बाद देखिए अब आपके ऊपर जो 7,50,000 थी, अब वो इनकम नीचे 7 लाख रह गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो 7 लाख आपकी इनकम रह गई है नीचे। 7 लाख के बाद अब हम बात करेंगे थोड़ा सा नीचे आकर के। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर आप देखिए कि आपकी जो 7 लाख इनकम है, यहाँ पर आपको एक डिडक्शंस दी हुई है। ये डिडक्शंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि डिडक्शंस बड़े काम की चीज है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शंस है ये, ठीक है। ये गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब क्या है कि ये आपको पहले ये डिडक्शंस नहीं होती। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले होती थी, आपको ट्रांसपोर्ट के लिए दिया जाता है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने के लिए आपको ना एक 1,600 रुपये हर महीने दिए जाते थे और साल के 19,200 रुपये बनते थे। और साथ में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको जो है 15,000 रुपये दिए जाते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब ये सब चीज़ें कर दी बंद। गवर्नमेंट का आप स्टैंडर्ड डिडक्शंस लो, हम आपको वो चीज़ें नहीं देंगे। तो उसमें भी बेनिफिट है, कोई नुकसान नहीं है। तो आप कैलकुलेशन कर देखो, 19,200 प्लस 15,000, ये बल्कि आपका इसमें ज़्यादा ही बनता है 40,000। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि अब इसके अंदर हम ये 40,000 ऑटोमेटिक उठा लेगा यहाँ पर। तो अब ये देखिए कि आपका जो इसमें है, 1 मिनट, अब आप ये देख सकते हो कि जो 7 लाख रुपए जिस पे आपको टैक्स देना था, 40,000 रुपये इसमें से कम हो गए आपके। अब आपको जो टैक्स देना है 6,60,000 रुपये के ऊपर देना है। लेकिन साथ ही साथ अब मैं आपको थोड़े से और एक्सपेंसेस के बारे में बताता हूँ। देखिए एक एंटरटेनमेंट अलाउंसेस होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस ये कोई ऐसा अलाउंसेस नहीं है कि आपको नाचने गाने के लिए कंपनी देगी और या फिर पिकनिक पार्टी के लिए देगी या फिर फिल्म देखने के लिए देगी। ऐसा कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं है कि कोई घूमने फिरने के लिए कुछ दे।
ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंसेज हैं, ये जो लोग अलाउंस बनाते हैं वो जानते हैं कि कंपनी में एक एक्सपेंसिव डाला जाता है एंटरटेनमेंट का। ये वो अलाउंसेज, उस टाइप का अलाउंसेज होता है जिसमें क्या है कि ये एंटरटेनमेंट अलाउंसेज जो है ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी देती है, और मैक्सिमम सिर्फ 5,000 रुपये तक ही देती है। ये प्राइवेट कंपनी नहीं देती है। ये गवर्नमेंट कंपनी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए देती है कि ताकि कंपनी के रिगार्डिंग जब आप उनके क्लाइंटों से कोई मीटिंग करते हो, ठीक है, अगर आप कंपनी में करते हो फिर तो कंपनी चाय पानी नाश्ता जो भी करवाएगी उसका खर्चा कंपनी खुद देगी। लेकिन इन केस आपको मीटिंग बाहर करनी पड़ जाए, ठीक है, तो वहां पर आप लंच के लिए चाय के लिए जो भी खर्चा करते हो तो कंपनी आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5,000 रुपीज का एक्सपेंसिव देती है, जिसे एंटरटेनमेंट अलाउंस कहा जाता है। और ये मैक्सिमम 5,000 दिया जाता है और गवर्नमेंट कंपनी ही देती है, प्राइवेट में ये नहीं दिया जाता है। तो ये हम डालकर देख लेते हैं कि इसका इस अमाउंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए 5,000 मैक्सिमम है तो हम 5,000 ही डाल लेते हैं। तो यहाँ 6,60,000 था, अब ये 6,55,000, मतलब आपकी इनकम कम होती जा रही है। इस पर टैक्स अब कैलकुलेशन जब आप करोगे कम बनेगा। आप देख सकते हो एग्जाम्पल के लिए मैं इसको यहाँ 0 कर देता हूँ, और आप देख सकते हो ये टैक्स जो नीचे जाकर के अभी 6,60,000 रुपए के ऊपर आप देखोगे अभी आपका 68,316 रुपये है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये है, मैं इसमें अभी जो डाल दूंगा 5,000 रुपये, 68,316 रुपये था ना, तो मैंने ये डाला इसके अंदर। अब देखिए टैक्स की कैलकुलेशन नीचे 68 से 67,000 हो गया, मतलब ये आपका टैक्स भी कम हो रहा है। अब उसके बाद आप नेक्स्ट बात करते हैं प्रोफेशनल टैक्स की। दोस्तों ये हमारे इंडिया के अंदर 15 स्टेट के अंदर ये इस वक्त एप्लीकेबल है, और अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग पॉलिसी के हिसाब से काम करता है। जैसे क्या होता है कि टीडीएस होता है इनकम टैक्स में, मतलब कि जब एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है तो उसमें टीडीएस काट लिया जाता है। और ठीक उसी तरह से प्रोफेशनल टैक्स होता है, इसको मतलब कि काटने के लिए जब एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है तो उसमें प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट किया जाता है। और उसके लिए प्रोफेशनल टैक्स के लिए हमें एक रजिस्ट्रेशन करवाना होता है एम्प्लॉयर को। जो कंपनी है वो रजिस्ट्रेशन करवाती है ताकि उससे परमिशन मिल जाए, राइट मिल जाए ये प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट करने के लिए। और ये प्रोफेशनल टैक्स का जो स्लैब रेट है वो भी हर स्टेट वाइज अलग अलग होता है, पॉलिसी वाइज अलग अलग होता है, और डिपेंड करता है कईयों के ये एम्प्लॉइज़ पर डिपेंड करता है। आपके इसमें 5 एम्प्लॉई से ज़्यादा है, मिनिमम 5 एम्प्लॉई है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, या 20 एम्प्लॉइज़ है, 10 एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है। या कुछ स्टेट्स में ये टर्नओवर पर भी डिपेंड करता है, और कुछ स्टेट्स के अंदर ये मतलब कि अलग अलग पॉलिसी वाइज काम करता है। तो मैं आपको ये बता दूं, हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आप जिस स्टेट में रह रहे हो वहां पर ये प्रोफेशनल टैक्स आपका डिडक्ट किया गया है, और ये अलग अलग अमाउंट के हिसाब से भी डिडक्ट किया जाता है। कई पॉलिसीज है, कई रेगुलेशंस हैं जो इसके प्रोफेशनल हैं, वो इसके बारे में अच्छे से गाइड करते हैं। और मतलब कि आपको समझाने का मेन मकसद ये है कि अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट किया गया है तो आप उसका बेनिफिट कैसे लोगे। तो आप मान लेते हैं इसमें 2,500 रुपये आपका प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट कर लिया गया, हम इसमें 2,500 रुपये डाल देते हैं कि आपने ये खर्चा किया है, आपने ये प्रोफेशनल टैक्स पे किया है, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, आपका अमाउंट यहाँ पर कम हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों, ये हरियाणा और पंजाब में एप्लीकेबल नहीं है, प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पर यूज नहीं होता है। तो नेक्स्ट ये चलते हैं थोड़ा सा, अब इसमें हम बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी की। देखिए दोस्तों ये एक लंबा चैप्टर है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट है। इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई बटन में मैंने उसका लिंक दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है। जो लोग इसके बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ये हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है, और इसके बारे में जानने के लिए आप वहाँ पर क्लिक कीजिए और वहाँ आप देखिए इसके बारे में। फिलहाल यहाँ मैं रफली थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये होता क्या है। मैंने इसे हटाइए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें 3 ऑप्शन है, एक आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, और डीम लेट आउट है। देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैंने यहाँ पर क्लिक किया। सेल्फ ऑक्यूपाइड में देखिए सारे ऑप्शन बंद हो गए हैं, नीचे 2 ऑप्शन बचे हैं। और इसमें क्या है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब मेरे पास एक घर है और मैंने अपने पैसों से उसको बनाया है सेल्फ ऑक्यूपाइड में, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने वही जिस घर में मैं रह रहा हूँ, अगर मैंने होम लोन लेकर उस घर को बनाया है, तो देखिए दोस्तों होम लोन के बारे में आपको बता देता हूँ। होम लोन जो आप लेते हो उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। आप उसका उसकी जो किस्त देते हो उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक प्रिंसिपल का और एक इंटरेस्ट का पार्ट होता है। जो प्रिंसिपल का पार्ट है उसका भी फायदा आपको मिलेगा, और इंटरेस्ट का पार्ट है उसका भी फायदा मिलेगा। जो प्रिंसिपल है वो अंडर सेक्शन 80C के अंदर कवर होता है, और जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो
सेक्शन 24 के अंदर कवर होता है। तो 80C जो है वो आप नीचे देख सकते हो, जितना भी आप प्रिंसिपल का अमाउंट है, एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं 50,000 रुपए की आपकी किस्त हर महीने आप पे करते हो लोन की, ठीक है, तो उसमें से 20,000 रुपये आपका जो अमाउंट है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, और महीने का 20,000 है, तो साल का 2,40,000 हो गया, वो आप यहाँ डाल दोगे 2,40,000 रुपये, और 30,000 रुपये ब्याज आता है, मतलब 50,000 रुपये टोटल जा रही है किस्त, 30,000 ब्याज आता है। तो वो जो 30,000 है वो आप अमाउंट 12×3=36, मतलब 30,000 रुपये है तो 12 महीने का 12×3=36,000, 3,60,000 रुपये हो जाता है, वो आप 3,60,000 रुपये आप यहाँ डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब ये यहाँ पर आ गया एक, यहाँ पर रेड कलर में एक यहाँ पर नोटिस दिया हुआ, ये दिया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। ये कहते हैं कि अगर आपका लॉस हो जाता है, ठीक है, अगर आपका लॉस हो जाता है, तो लॉस होने के सिचुएशन में क्या है कि जैसे अभी नीचे दिखाया गया है 3,60,000 रुपए। देखिए आपकी इनकम कुछ है नहीं है इस प्रॉपर्टी से इनकम कुछ है नहीं है, बल्कि आपको खर्चा करना पड़ रहा है, ब्याज का खर्चा देना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, ये आपका लॉस माना जाता है, और यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपका जो लॉस है वो सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही आप क्लेम कर सकते हो। 2 लाख रुपए हमने 3,60,000 दिया है, ऐसा क्यों? तो गवर्नमेंट कहती है टेंशन लेने की बात नहीं है, 2 लाख रुपए आप इस साल में क्लेम कर लीजिए, बाकी का बचा आपका 1,60,000 रुपए वो आप नेक्स्ट रिटर्न में आप क्लेम कर सकते हो, और इसके लिए आपको ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी, इस रिटर्न में आप इसको फाइल नहीं कर सकते। अब देखिए दोस्तों, एक तरह से आप देखा जाए 6,52,500 रुपए आपकी इनकम थी, उस पर आपका टैक्स कैलकुलेट हो रहा था, और यहाँ आपका ये 3,60,000 डालते ही 2 लाख का लॉस आ गया, तो नीचे इनकम आपकी 4,52,500 रुपए बन गई। ठीक है, ये देखिए आप ये देख सकते हो 4,52,000। तो इसमें क्या किया, आपका जो टैक्स है इसमें देखिए कितना कम हो गया होगा, नीचे टैक्स देखिए तो 14,260 बचा सिर्फ। तो इसका बेनिफिट मिलता है, आपकी इनकम में से सारी चीजें घटती हैं, सारे खर्चे घटते हैं, आपकी इनकम जैसे जैसे कम होनी शुरू हो जाती है, फिर टैक्स की रेशियो भी कम हो जाती है। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ते हैं, और ये सेल्फ ऑक्यूपाइड के बाद में आपसे बात करता हूँ इसके अंदर लेट आउट के बारे में। दोस्तों हम बात करते हैं लेट आउट के बारे में। लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए जैसा कि आपको बताया गया है इसके अंदर, लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक घर है, ठीक है, और उसके अलावा मेरे पास एक से ज़्यादा और प्रॉपर्टी हैं, 1 2 प्रॉपर्टी या 3 4 जो भी हैं, तो कीजिए वहाँ से हमें कुछ इनकम होती है। इनकम सपोज कीजिए हमें 5 लाख रुपए इनकम होती है, अब ये हमने 5 लाख रुपए इनकम डाल दी। अब ये जो 5 लाख रुपए इनकम हमने डाली है ये आपकी रेंटल इनकम है, वहां से आपका रेंट आता है। अब इस रेंटल इनकम के ऊपर आपको रेंट देना होगा, तो रेंटल इनकम के ऊपर रेंट देने से पहले कुछ कैलकुलेशन आपको देखनी होगी। देखिए सबसे पहले इसमें लिखा है टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी। जो टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी मींस म्युनिसिपल कमेटी होती है, यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी अगेंस्ट आप जो भी टैक्स दोगे, ठीक है, वो सारा टैक्स आप इसके अंदर पहले तो माइनस कर लोगे। आपको क्योंकि 5 लाख रुपए आपके पास आ रहे हैं, तो आप उसके अगेंस्ट टैक्स भी पे कर रहे हो, प्रॉपर्टी टैक्स है, हाउस टैक्स है, जो भी है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने इसमें 20,000 रुपये टैक्स पे किया है एनुअली, ठीक है। अब मेरी इनकम 5 लाख थोड़ी ना हुई रेंटल इनकम, वो 4,80,000 हुई, ठीक है। अब देखिए 5 लाख माइनस 20,000, ये हो गया 4,80,000। 4,80,000 रुपये आपकी रेंटल इनकम होती है। अब उसके बाद गवर्नमेंट कहती है कि भैया पहले क्या होता था, एक डिडक्शंस दी जाती थी, वो डिडक्शंस होती थी कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसकी मेंटेनेंस के लिए दी जाती थी, रिपेयर करवाने के लिए दी जाती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। अब एक स्टैंडर्ड डिडक्शंस गवर्नमेंट ने देना शुरू कर दिया है, वो है 30% की। अब वो कहती है इससे ज्यादा नहीं आपको दे सकते, ठीक है। अब उसमें आप चाहे रिपेयर मेंटेनेंस में आप कितना मर्जी खर्चा करो, आपको मिलेगा सिर्फ 30% जितना आपकी रेंटल इनकम है। अब यहाँ पर आप 4,80,000 रुपये आपका बचता है, 4,80,000 रुपये का 30% होता है 1,40,000 रुपये। अब 1,40,000 रुपये आपका इसमें से और लेस हो गया, तो बचा 3 लाख। अब इसमें से 480 के अंदर से 140 माइनस करने के बाद जो आपका बचता है, अब आप वो देख सकते हैं कि आपका इसमें कितना बचता है। अब जो आपका बचेगा, एग्जाम्पल के लिए हम इसमें कैलकुलेट करके देख लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम इसमें कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना बचा। अब जैसे 4,80,000 रुपये आपका है, 4,80,000 रुपये, अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए, आपका इसके अंदर आ जाएगा 1,40,000 रुपये, इसमें से हम माइनस करते हैं तो हमारा बचता है 3,36,000 रुपये। अब 3,36,000 रुपये के ऊपर आपको टैक्स देना है। अब 3,36,000 रुपये आपकी इनकम है, 3,60,000 रुपये आप जो ब्याज दे रहे हो, ये वाला 3,60,000 रुपये आपका खर्चा है। तो आपकी इनकम कम है 336 और खर्चा ज्यादा है, तो आप क्या कहते हो कि जी
3,60,000 रुपये में से मैं अपनी अगर इनकम घटा दूं तो आप अपना लॉस देखना चाहते हो, आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें से अगर हम 3,60 में 3,36 माइनस कर दें तो 24,000 रुपये आपका लॉस आता है। अभी भी आप लॉस में हो, आपको रेंट पर देने के बावजूद भी अभी आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। तो अब इसमें 24,000 रुपये हमारा लॉस है। अब लॉस होने के कारण क्या हुआ कि अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा लॉस आ गया है, अब इसके अंदर आप देख सकते हो, अब ये ऑप्शन हमने कवर कर लिया है इसके अंदर। अच्छा, इसमें एरियर भी आ गया। अब एरियर और अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए जो व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी में रेंट पर रह रहा है, आपके घर पे रेंट में रह रहा है, तो वो अचानक क्या होता है कि 2 महीने के लिए अपने गांव चला जाता है और वहां से वो आता है कब, जैसे 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 का टाइम था, तो उसने क्या किया, उस पीरियड के दौरान वो अपना जनवरी में चला गया जी। और उसके बाद जब वो जब आया तब तक आपने अपना 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 की रिटर्न फाइल कर दी थी। अब उस दौरान आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी। रिटर्न फाइल करने के वक्त क्या हुआ कि आपने सिर्फ उसमें जनवरी तक की ही अमाउंट शो की कि मैंने इतनी रेंटल इनकम ली है, और जो 2 महीने फैब और मार्च का मंथ था उसकी इनकम आपने दिखाई नहीं, क्योंकि 2 महीने का रेंट आपको मिला नहीं। अब जब वो आ जाता है वापस, वो इस साल जब वो आता है तब वो आपको पैसे देता है, जब तक आप अपनी ITR भर चुके होते हैं, ठीक है, पिछले साल अपनी ITR भर चुके होते हैं। तो अब इस साल में जो आपकी इस साल की इनकम रेंट से आ रही है, और प्लस जो आपके वो 2 महीने के पैसे थे, आपने कहा भैया आपका सामान तो यहीं रखा हुआ था, हम तो रेंट लेंगे, आप चाहे यहाँ रहो ना रहो, आपका सामान यहाँ पर था, तो हम तो फैब और मार्च का रेंट लेंगे आपसे। तो वो आपका रुका हुआ रेंट जो था 2 महीने का, वो आपको पे करता है, लेकिन वो इस साल पे करता है। इस साल पे करने की वजह से वो आपकी इनकम का पार्ट बन गया, लेकिन आपको उसको बाइफरकेट करके दिखाना है। वो आप इस साल में इकट्ठा यहाँ नहीं दिखा सकते कि 5 लाख इनकम और प्लस जो 2 महीने का है, नहीं, ये आपको इस साल की इनकम दिखानी है। जो एरियर पिछला रुका हुआ है वो आप 5 लाख में इसको यहाँ पर अलग से दिखा सकते हो। 2 महीने का आपका, जैसे 1 महीने का आपका मान लीजिए आपका जो रेंट आता है वो 40,000 रुपये आता है, तो 2 महीने का हो गया 80,000 रुपये। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 80,000 रुपये आपका रेंट है, ठीक है जी। अब 80,000 रुपये रेंट आपकी इनकम आई और आपका यहाँ लॉस हो रहा था 24,000 रुपये का, ठीक है। तो 80 माइनस 24 बचा 56,000, आपको 56,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो इसीलिए अब ये प्लस में आ रहा है, अभी माइनस में नहीं आ रहा है। अब हम इस रिटर्न को इसमें ये दिखा देंगे, इसमें हम ये फाइल कर सकते हैं रिटर्न, क्योंकि आपका प्रॉफिट आ रहा है, लॉस नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ लिखा है ना कि 2 लाख रुपए का लॉस ही आप सेट ऑफ कर सकते हो। अब अगर लॉस आ ही नहीं रहा, अब आप ये डाटा इसके अंदर दिखा सकते हो, क्योंकि इसमें प्रॉफिट दिखाना है, लॉस नहीं दिखाना है। लॉस के केस में ITR 2 फाइल करती है। अब इसके अंदर हम देखते हैं आगे, देखिए उसके बाद यहां पर आ जाता है नेक्स्ट ऑप्शन है डीम्ड लेट आउट। अब डीम्ड लेट आउट का मतलब क्या है दोस्तों, डीम्ड लेट आउट बिल्कुल लेट आउट की तरह ट्रीट होता है। अब ये जो आपका लिखा है डीम्ड लेट आउट, डीम्ड लेट आउट में क्या होता है दोस्तों, जो डीम्ड लेट आउट है इसमें क्या होता है कि आपके पास आपकी अपनी प्रॉपर्टी है जिसमें आप रह रहे हो, ठीक है, और आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी है जो आपने खाली पड़ी है, रेंट पर नहीं दी है। तो गवर्नमेंट का कहना है भैया रेंट पर दो या ना दो, हम तो आपसे रेंट वसूल करेंगे, मतलब हम तो आप चाहे रेंट पे दो या ना दो, हम तो ये मानेंगे कि आप वो प्रॉपर्टी आपकी रेंट पर चढ़ी हुई है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि जो भी वहां उस एरिया का जो भी मतलब कि उस एरिया का जो भी रेंट चल रहा होता है, जो भी एक एस्टिमेटेड एक अमाउंट होता है कि इतने रुपए रेंट यहाँ पर चल रहा है, या गवर्नमेंट की जो स्लैब होती है, या फिर जो भी रेंट लॉ में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट उस हिसाब से आपकी इनकम मान लेती है। आप कहते हो भैया ऐसा क्यों, गवर्नमेंट कहती है ऐसा ही है लॉ में लिखा हुआ। तो इसीलिए डीम्ड लेट आउट उसी को कहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं है, खाली पड़ी हुई है, लेकिन गवर्नमेंट उस खाली प्रॉपर्टी को भी रेंट मतलब ये मानेगी कि वो रेंट पर दी हुई है, और आपकी इनकम हो या ना हो, अगर होगी तो लेट आउट में आ जाएगा, नहीं है तो वो डीम्ड लेट आउट मान ली जाएगी, और उसके ऊपर आपको जो भी मतलब एक रेंट बनता है उसके हिसाब से आपको उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। नहीं दोगे बाद में फिर गवर्नमेंट आपसे टैक्स भी लेगी, पेनल्टी भी लेगी, इंटरेस्ट भी लेगी। तो इससे बढ़िया है कि आप इस चीज को ध्यान में रखें, और जो भी वहाँ की मतलब रेंट का जो भी रेट चल रहा है उस हिसाब से अपनी इनकम माने, और उसको अपनी इनकम का पार्ट बना के उसके ऊपर आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करें। तो ये तो आपका डीम्ड लेट आउट हो गया।
अब डीम लेट आउट के बाद अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहां पर आ जाता है नेक्स्ट ऑप्शन है आपका है ये लिखा हुआ है नेचर ऑफ इनकम, इसमें लिखा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस क्या होता है? अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है और उसमें अगर आपको बैंक ब्याज दे रहा है तो आप इसके अंदर दिखा सकते हो पूरे साल में आपने कितना ब्याज लिया, अपनी बैंक स्टेटमेंट में देख सकते हो। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट मीन्स होता है फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, चाहे वो बैंक की एफडी हो, फिक्स डिपॉजिट हो, या पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट हो, आप उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट है आप वो इसके अंदर दिखा सकते हो। और उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, मान लीजिए आपने पिछले साल कोई इनकम टैक्स रिफंड के लिए अप्लाई किया था, आपने फाइल किया था 50,000 रुपये का आपका इनकम टैक्स रिफंड बनता था, लेकिन आया वहां पर 53,000 रुपये, तो सपोज कीजिए वो जो 3,000 रुपये फालतू आया वो आपका ब्याज है, तो आपको वो अमाउंट भी 3,000 रुपये यहाँ पर आपको डालकर दिखाना है इसके अंदर कि भाई मेरा 3,000 रुपये मतलब कि जो आया है वो मेरा मतलब कि इंटरेस्ट है रिफंड के ऊपर, इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर, वो भी आपकी इनकम का पार्ट है। उसके बाद है फैमिली पेंशन। देखिए दोस्तों, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी फैमिली में क्या होता है कि कोई मतलब कि पेंशनर है जिसकी पेंशन आती है और आप उसके नॉमिनी हैं और आपको वो पेंशन ट्रांसफर होती है, फैमिली की पेंशन आपको ट्रांसफर होती है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आप उस पर्सन की देखरेख कर रहे हो और वो जो इनकम है वो आपकी इनकम का एक पार्ट बन जाता है, ठीक है, या फिर वो इंसान नहीं रहता, जैसा भी लगा लो। अगर आपको कोई फैमिली पेंशन आती है जो आपके हैंड आपको मिलती है तो वो एक तरह की आपकी इनकम मानी जाती है और उस इनकम को भी आप अदर इनकम में दिखा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद एनी अदर कोई और इनकम हो तो वो आप इसके अंदर शो कर सकते हो। तो अब हम इसमें एग्जांपल के लिए सेविंग बैंक इंटरेस्ट हम इसमें डाल देते हैं। तो मान लीजिए मैं इसमें ले लेता हूँ कितना 5,000 मान लीजिए मैं इसके अंदर ले लेता हूँ। 5,000 लेने के बाद ये मेरा जो भी इनकम है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। उसके बाद जो मेरा 7,13,500 रुपये इसके अंदर आ जाता है, 7,13,500 रुपये आ जाता है, तो इस इनकम के ऊपर मुझे टैक्स देना है और ये नीचे इसकी कैलकुलेशन हो चुकी है कि इसके ऊपर कितना टैक्स बनेगा। अभी भी 82,358 रुपये टैक्स बन रहा है, नीचे आप देख सकते हो, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि आप इस टैक्स को कम कर सकते हो। अब वो कम करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर कम करने का तरीका क्या है, देखिए आप इसके अंदर आप देख सकते हो कम करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। ये है 80 फैमिली, ये जो 80 फैमिली है इसके अंदर सब 80 के सेक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। ये सारे सेक्शन जो 80 से शुरू होते हैं ये सारे सेक्शन इसके अंदर दिए हुए हैं। पहले हम सेव कर लेते हैं एक बार, 18 मिनट रह गए हैं, सेव ड्राफ्ट। अब यह टाइमिंग पूरी 40 मिनट की मिल जाएगी। अब इसको नीचे चलते हैं हम लेके। अब ये 80 फैमिली जो है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वैसे तो मैंने इसकी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पे जाकर मैंने उसे लिंक किया हुआ है ऊपर आई बटन पे, आप वहां जाकर इसे देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, आप वहां से भी इसे देख सकते हो। वैसे मैं आपको रफली थोड़ा सा बता देता हूँ। क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था आपने होम लोन लिया हुआ है तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है आप वो यहाँ डाल सकते हो। ऐसे बहुत सी चीजें हैं, मैं आपको ज्यादा नहीं इसमें बता सकता, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके अंदर मान लीजिए अब वो लेस कैसे होगी, आप जो ये इसमें ना एक अमाउंट में डाल देता हूँ, एक अमाउंट मैं इसके अंदर डाल देता हूँ और वो अमाउंट मैं ले लेता हूँ 1 लाख रुपए, ठीक है। वो अमाउंट मैंने 1 लाख रुपए इसमें लिया। तो देखिए जो 7,13,500 रुपए आ रहे थे और 81,000 रुपए टैक्स बन रहा था, अब वो इसमें से 7,13,000 में से ये 6,13,500 बच गए। मतलब अगर आप इस जगह भी कुछ खर्चा करते हो तो वो खर्चा भी आपको अलाउ होता है, आपको बेनिफिट मिलता है, आपकी इनकम में से वो लेस हो जाएगा और जिससे आपका जो टैक्स है वो काफी कम बनेगा। अब देखिए नीचे टैक्स कितना बना है 56, अभी 81 बन रहा, 56 बन गया है, कितना बेनिफिट हुआ। तो इन सारे ऑप्शंस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सारे सेविंग पर्पस के लिए होते हैं। आपकी टैक्स की सेविंग करने के लिए हम
इन सभी ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हर किसी का क्या यूज है वो मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में, बहुत बढ़िया वीडियो है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको। इसीलिए आप ना आई बटन पे जाओ, मैंने इसका लिंक किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, वहां जाकर आप इसको देख सकते हो। तो अब दोस्तों मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब इसके बाद इसमें आ जाता है इनकम फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। इसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन सभी के बारे में मैंने फुल डिटेल वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों। वीडियो काफी लंबी ना हो जाए इसीलिए मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकता आपको। और पर आई बटन में मैंने इसका लिंक किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका लिंक दिया, वहां जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हो। ये सारी इनकम रिपोर्टिंग पर्पस के लिए होती है और एग्जाम्प्ट होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लीजिए इनमें से कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे ये प्रोविडेंट फंड है रिसीव, तो मैं ये ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इसमें लिख देता हूँ 3 लाख लिख देता हूँ, ठीक है 3 लाख लिखा। तो इस 3 लाख का जो ये एग्जेम्प्ट इनकम है रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, इसका आपकी टैक्सेबल इनकम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ जो भी इनकम आएगी वो एग्जेम्प्ट होगी। जैसे आप देख सकते हो 6,13,500 और 3 लाख रुपए और आए हैं आपके पास ये, ठीक है। लेकिन ये 3 लाख रुपए आपकी इनकम में नहीं जुड़े, ठीक है। ये आपकी इनकम अभी भी उतनी की उतनी है, टैक्स उतने का उतना ही है, 56,136 रुपए। तो ये फुल डिटेल वीडियो आप जरूर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, यह है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। अब देखिए दोस्तों इसमें ऑटोमेटिक सब कुछ आ चुका है। इसके अंदर आपका टैक्स पेबल कितना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, जो ये 87A है, ये 87A क्या है ये आपको बताता हूं मैं। 87A बताने के लिए अभी आप ये देख सकते हो दोस्तों, इसमें इतना टैक्स बन रहा है जो, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसमें ना चेंज करता हूं आपको मैं समझाने के लिए, 87A होता क्या है, ये एक तरह की एग्जेम्पशन होती है, रिलीफ होती है जो आपको मिलती है, ठीक है दोस्तों। अब ये 87A कैसे मिलेगा, ये जिन लोगों की इनकम 3.5 लाख रुपए तक होती है उनको 2,500 रुपए की टैक्स में छूट मिलती है। मान लीजिए अगर आपकी इनकम 3.5 लाख रुपए तक होती, 3.5 लाख 3,50,000 रुपए तक होती या उससे कम होती, तो आपका जो भी टैक्स बन रहा होता उस टैक्स में से 2,500 रुपए आपको कम पे करने पड़ते, छूट मिल जाती है। लेकिन आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, 3.5 लाख रुपए से ज्यादा, इसलिए आपको ये छूट यहाँ पर नहीं मिली। अब ये छूट मिलती भी है नहीं मिलती है ये मैं आपको अभी प्रूफ कर सकता हूँ। उसके लिए मैं छोटा सा इसमें एक चेंज करूंगा और वो चेंज ये है कि मैं इस इनकम को एग्जाम्पल के लिए हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने बीच में और भी काफी इनकम डाली हुई है, 7,50,000 रुपये। मैं इसको यहाँ पर 4 लाख लेकर देख लेते हैं, 4,70,000 लेकर देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको नीचे चलता हूँ। तो अब ये देखिए दोस्तों, मेरी जो इनकम है 3,33,500 रुपये मेरी इनकम बनती है। तो ऐसे में क्या हुआ, 3.5 लाख से कम है तो मुझे गवर्नमेंट ने रिलीफ दे दी। अभी देखिए मेरा जो भी टैक्स बन रहा है 4,0175 रुपये बन रहा है, तो गवर्नमेंट ने मुझे इसमें रिबेट दी है अंडर सेक्शन 87A में कि आपकी 3.5 लाख से कम इनकम है टैक्सेबल इनकम, तो ये टैक्स एग्जेम्प्ट इनकम नहीं जुड़ेगी उसके अंदर। उससे पहले जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो आपकी 3.5 लाख से कम है, तो इसीलिए जो भी आपका टैक्स बना है उसमें आपको 2,500 रुपये की छूट मिल जाएगी। तो आपका टैक्स बनेगा 1,675 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये वाला भी, आप इसके बारे में आपको पता लगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी इनकम इसमें 5 लाख से कम है, अब ये इसमें और भी चीजें आ जाती हैं। देखिए फिर इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये आपका टैक्स है, ये आपका हेल्थ एजुकेशन सरचार्ज भी लगता है 4%, ठीक है। ये टैक्स के ऊपर लगता है 1,675 रुपये के ऊपर 4%, 67 रुपये हो गया। उसके बाद दोनों को मिलाकर आपका 1,742 रुपये टैक्स बन जाता है। फिर उसके बाद ये कुछ रिलीफ होती हैं, रिलीफ है ये अंडर सेक्शन 89 और ये सब लिखा हुआ है इसमें दोस्तों। इससे जो रिलीफ है आपकी अंडर सेक्शन 89 है, इसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों। इसमें मैं अगर इसे बताऊंगा, बहुत लंबा बड़ा कंसेप्ट है, ये एक चैप्टर है, तो इसके ऊपर मैंने एक फुल वीडियो बनाया हुआ है। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, आप इसको देखोगे तो नॉलेज गेन होगी, आपको बहुत अच्छा इसके बारे में समझ में आएगा। तो उस वीडियो को जाकर देखिए, ऊपर आई बटन में मैंने लिंक किया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप जाकर इसके बारे में पढ़ें, देखें और आपको समझ में आएगा रिलीफ अंडर सेक्शन 89 क्या होता है, उसका भी आप बेनिफिट इसमें ले सकते हो। आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप जब ITR भरनी सीख रहे हो तो आपको सब चीजें आनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट इसमें अंडर सेक्शन 234A और 234B 234C, ये इस वक्त आप देख सकते हो इसके अंदर पहला इंटरेस्ट लगा 136 रुपये, बाकी 2 नहीं लगे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये तीनों
और प्लस 234F जो अंडर सेक्शन है 234F, ये फीस बताता है, लेट फीस, ये 1000 रुपये इसमें लगी है। तो ये 1 2 3 4 ये जो 234 A B C और F है दोस्तों, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, ये मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ये भी बहुत ही बढ़िया बेहतरीन कंसेप्ट है। तो इसकी जो मैंने फुल वीडियो बनाई हुई है वो मैंने ऊपर आई बटन पे लिंक की हुई है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, प्लीज जाकर वहां देखें और नॉलेज गेन करें। और आगे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ इसके बारे में। फिर उसके बाद इसमें आ जाता है जी टोटल इंटरेस्ट एंड फीस पेबल, आपकी जो बन रही है 1136 रुपये बन रही है। अगर मैं इसमें आगे आपको बताऊँ, इसमें आगे मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसमें 7,20,000 रुपये था ना ये, तो मैं इसमें आपको बताता हूँ 7,20,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये आपकी इनकम थी 7,20,000 रुपये। अब नीचे चलकर देखते हैं, अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। देखिए 234 में आपका देखिए इंटरेस्ट कितना बन रहा है, इसमें बी में कितना है, सी में कितना बन रहा है, और यहाँ पर आपका जो लेट फीस है 10,000 रुपये। मतलब ये कैसे कैलकुलेट हुआ, क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये सब आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा जो मैंने आई बटन पर लिंक की हुई है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप जरूर देखना, आपको समझ में आएगा। और अब आपका टोटल जो टैक्स बनता है वो 48,258 रुपये बनता है। दोस्तों अब हम इसमें आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, ये हम सेव करते हैं इससे पहले, और फिर उसके बाद हम इसमें आगे नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, टैक्स डिटेल, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ टैक्स डिटेल पे जाते हैं। टैक्स डिटेल पे आने के बाद आपको पता लगेगा कि कुछ और ऑप्शंस इसके अंदर दिए हुए हैं, जैसे ये पहले वाला है टीडीएस के बारे में है, और यहाँ लिखा हुआ है, ये मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ इसमें। दोस्तों ये लिखा हुआ है, ये जो टीडीएस है फ्रॉम सैलरी से है ये, ठीक है, ये लिखा हुआ ना, सोर्स फ्रॉम सैलरी, फॉर्म 16 क्या होता है, ठीक है, ये वाला जो है इसके बारे में आप देख सकते हो। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। अब इसके बारे में आपको पता लग जाएगा, और इसके बारे में ये जो टीडीएस का चैप्टर है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, ये क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है। एक ये है, इसमें लिखा है सोर्स फ्रॉम इनकम अदर सोर्स अदर देन सैलरी, ठीक है। एक ये वाला है फॉर्म 16A, ठीक है दोस्तों, ये लिखा हुआ ना फॉर्म 16A, ठीक है, और ये अदर देन सैलरी। तो ये किस केस में यूज होता है और ये किस केस में यूज होता है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसके बाद आता है ये वाला पार्ट है इसमें टीडीएस का, जिसमें फॉर्म 16C दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें फॉर्म 27D दिया हुआ है, ठीक है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। उसके बाद आता है ये वाला सेल्फ असेसमेंट एंड एडवांस टैक्स जो है। ये दोस्तों ये चारों के चारों जो चैप्टर है, 4-5 चैप्टर हैं ये सारे के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, फुल वीडियो बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, और ये मैंने आई बटन पर लिंक किया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, प्लीज जाकर वहां देखें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ इसमें, इसके बारे में बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से आपको बताया हुआ है। वैसे मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है आपका टीडीएस का, ये आपकी सैलरी पर है ना, कंपनी कुछ टीडीएस काट लेती है, कोई टैक्स काट लेती है, तो उसकी डिटेल जब वो टैक्स काटने के बाद गवर्नमेंट को जमा करवा देती है, तो वो सारी डिटेल ऑटोमेटिक पोर्टल से, गवर्नमेंट के पोर्टल से ये इसमें आ जाती है। वो डिटेल ऑटोमेटिक शो करने लगती है कि आपका कौन सी कंपनी ने कितना टीडीएस काटा है और कब जमा करवाया है, सब बता देते हैं इसमें। और ये वाला है अदर देन सैलरी है। मान लीजिए सैलरी के अलावा किसी भी सोर्स से कोई आपका टीडीएस काटता है, चाहे कमीशन का हो, ब्रोकरेज का, या किसी भी तरह का कोई रेंट का, कैसा भी टीडीएस वगैरह हो, वो सारे टीडीएस आपके इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अदर देन सैलरी कोई भी टीडीएस आपका करता है, वो सारे टीडीएस की डिटेल ऑटोमेटिक इसमें शो हो जाती है। जो भी काटता है गवर्नमेंट को जमा कराता है, फिर गवर्नमेंट के पास से वो डिटेल इसमें शो होने लग जाती है। एक होता है टैक्स कलेक्टेड एट, एक ये भी आपका टीडीएस है। ये प्रॉपर्टी के रेंट के केस में होता है। ये जब आप प्रॉपर्टी अपनी रेंट पर देते हो किसी को, और उसका जो टैक्स रेंट जो है 50,000 रुपये तक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 से ऊपर होता है तो इसमें आपका टीडीएस काटना पड़ता है। ठीक है, टीडीएस काट के फिर आपको पेमेंट करते हैं, तो उस केस में वो जब जमा करवा देते हैं तो वो यहाँ पर शो होने लगता है। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये होता है टीसीएस। इसमें क्या होता है कि
इसमें आपको मतलब कि जो भी TCS काटेगा तो वो जमा करवाएगा तो आपको उसकी सारी डिटेल्स के अंदर शो करने लगेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, और आपको वो एक फॉर्म भी देगा 27D, इस केस में 27D देगा, इस केस में आपको 16C देगा, इस केस में आपको 16A देगा, इसमें फॉर्म 16 देगा प्रूफ सर्टिफिकेट के मैंने आपका TDS गवर्नमेंट को जमा करवा दिया है, अब आप उनसे ले सकते हो, तो वो प्रूफ आपको देगा। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, एडवांस टैक्स है और ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। इसके अंदर क्या है, जब आपको कोई टैक्स बनता है तो आप एडवांस में गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवा सकते हो, इनकम टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी जमा करवा सकते हो। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, अच्छा जमा करवाने के बाद ये ऑटोमेटिक शो नहीं होगा, इसमें आपको खुद डिटेल डालनी पड़ेगी। आपने जमा करा दिया, गवर्नमेंट को बताना तो पड़ेगा ना, तो उसका BSR कोड, जब आप चालान भरकर टैक्स जमा करवाओगे तो उसका BSR कोड डालना पड़ेगा, डेट ऑफ डिपॉजिट डालनी पड़ेगी, सीरियल नंबर डालना पड़ेगा चालान का, और कितना टैक्स जमा करवाया वो डालना पड़ेगा। तो ये फुल वीडियो मैंने बनाई हुई है इन सभी के बारे में, तो वो मैंने आई बटन पर लिंक की है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया, आप जाकर वहां पर देखें और नॉलेज गेन करें। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे आता है आपका टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। अच्छा दोस्तों, ये यहाँ पर आप सेव जरूर कर लेना, इसको सेव करने के बाद, ताकि आपकी डिटेल सेव हो जाए। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जो भी आपका टैक्स वहां पर बना है, देखिए दोस्तों यहाँ पर आ जाता है। अगर आप कोई एडवांस टैक्स जमा करवाते हैं यहाँ शो करने लगता है, TDS आपका जितना भी कटा है वो यहाँ शो करने लगता है, असेसमेंट जो आपका है वो यहाँ पर आ जाएगा, असेसमेंट टैक्स जो भी, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो भी पे करोगे, TCS जो भी है वो सब यहाँ शो करेगा आपका। और उसके बाद जो आपका यहाँ पर 48,260 रुपये अभी तक आपने जमा नहीं करवाया है, तो इसीलिए यहाँ पर वो दिखा रहा है। और यहाँ पर एक ऑप्शन भी आपको दे दिया गवर्नमेंट ने कि ई-पे टैक्स, आप इलेक्ट्रॉनिकली अभी के अभी इस टैक्स को पे कर सकते हो। ये कैसे पे होता है, कैसे जमा करवाना होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। इसके ऊपर भी एक फुल वीडियो है, कैसे आप कोई भी टैक्स जमा करवाते हो, चालान जमा करवाते हो, वो सब इसके अंदर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। आई बटन पे ऊपर लिंक है और उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जाकर प्लीज वहां देखें कि कैसे आपका जो भी टैक्स बनता है उसको कैसे आप इलेक्ट्रॉनिकली जमा करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ पर आपकी बैंक की डिटेल वगैरह पूछ रहा है, यहाँ आप बैंक का IFSC कोड आप डालोगे रिफंड के केस में और नॉन रिफंड के केस में, मतलब आपको बैंक की डिटेल डालनी है। IFSC कोड आएगा, बैंक का नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा आपका, और यहाँ पर ये सब चीजें आ जाएंगी। और रिफंड के केस में जैसे आप ये डिटेल डालोगे तो यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट अकाउंट फॉर रिफंड क्रेडिट, तो यहाँ पर आप टिक कर देना। मान लीजिए आपने 2 अकाउंट ऐड किए हैं यहाँ पर, तो इनमें से कौन से बैंक में आपका रिफंड चाहिए आपको, या 3 अकाउंट आपने ऐड किया है, इन तीनों में से कौन से बैंक में आपका रिफंड आना चाहिए, आपको उसमें टिक करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है दोस्तों, जिस भी बैंक में आपको चाहिए आप उसमें ऐड कर सकते हो टिक, उसी में आपका रिफंड आएगा। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अंदर आपकी वेरिफिकेशन है छोटी सी, इसमें आपका नाम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, और यहाँ पर आपको लिखना है ये सेल्फ या रिप्रेजेंटेटिव, आप अपनी रिटर्न सेल्फ खुद भर रहे हो या किसी मतलब कि या आप कोई रिप्रेजेंटेटिव हो। ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है आई फर्दर डिक्लेयर दैट आई एम मेकिंग दिस रिटर्न इन माई कैपेसिटी एज, आप मतलब कि सेल्फ खुद अपनी रिटर्न भर रहे हो या फिर आप कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, किसी और की रिटर्न आप फाइल कर रहे हो। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो। रिप्रेजेंटेटिव हो तो उसके लिए आपको उसकी डिटेल वगैरह भी डालनी पड़ सकती है, तो आप ये सेल्फ ले लीजिए, वो बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद ये प्लेस लिखिए, जिस प्लेस से आप हो, कहाँ से आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उस प्लेस का नाम लिखिए, और नीचे यहाँ पर 3 टिक दिए हुए हैं, ये मैं आपको दिखा दूं इन 3 टिक के बारे में। ठीक है, ये 3 है यहाँ पर, पहला, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा। इन तीनों में आपको एक तो टिक करना पड़ेगा, अदरवाइज आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। पहला जो है वो कहता है आई वुड लाइक टू वेरीफाई माई रिटर्न, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर से मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ। दूसरा है आई वुड लाइक टू वेरीफाई, ई वेरीफाई, मतलब कि आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई देन ये लेटर विद 120 दिन, कहता है कि मैं अपनी जो रिटर्न है वो वेरीफाई करना चाहता हूँ, लेकिन 120 दिन के अंदर अंदर, मतलब मैं इसको साइन करके फिजिकली बाय पोस्ट भेजूंगा, ये वो ऑप्शन है। ये 120 दिन के अंदर अंदर आपको ये भेजनी होती है। उसके बाद है आई डोंट वांट टू वेरीफाई एट दिस टाइम, ठीक है, एंड साइन वेरिफिकेशन थ्रू नॉर्मल स्पीड पोस्ट, ये स्पीड पोस्ट के थ्रू आप इसको भेज सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद मैं इस पर टिक कर लेता हूँ। मैं अब इसमें क्या करता हूँ, अब देखिए मैं इस वाले ऑप्शन पर टिक कर लेता हूँ, और टिक करने के बाद ये सब कुछ आपको इसमें भरना पड़ेगा। भरने के बाद आप इसको सेव कर सकते हो। अच्छा, इसमें फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में आगे मैं आपको बताता हूँ, ये है ATG,
ठीक है। इसके अंदर डोनेशन के बारे में बताया गया है दोस्तों। इसमें 100% की डोनेशन के बारे में बात की गई है, इसके अंदर 50% की डोनेशन के बारे में बात की गई है, और ये आप पढ़ सकते हो, इसमें भी 100% है, इसमें भी 50% है। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए कि क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में फुल वीडियो है, वो मैंने आई बटन में लिंक किया है, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, जाकर प्लीज वहां देखिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, ठीक है। बहुत ही बढ़िया मजा आएगा आपको, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्लीज जाकर आई बटन पर क्लिक कीजिए और देखिए इस वीडियो को। उसके बाद यहाँ पर 80 GGA है, इसमें भी सेम ऐसी कंसेप्ट है, डोनेशन का है, इसको भी आप प्लीज जाकर देखिए। इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, इन दोनों डोनेशंस के बारे में। आप जाकर आई बटन पर क्लिक कीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाकर क्लिक कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और बढ़िया से नॉलेज गेन कीजिए, और फिर उसके बाद आप ITR फाइल कीजिए। अब जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और हम जल्दी से चल के इसे एक बार यहाँ नीचे क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन पर यहाँ क्लिक करते हैं, और उसके बाद हम इसमें यहाँ पर एक बार सेव कर लेते हैं और प्रीव्यू एंड सबमिट कर देखते हैं यहाँ पर, और ओके। ये कहता है कि आप प्लीज़ अपनी पूरी डिटेल एक बार वेरीफाई कर लीजिए रिटर्न को फाइल करने से पहले, तो वही हम कर रहे हैं, इसे ओके करेंगे। उसके बाद देखिए आपका ये फॉर्म एक बार सबमिट होने से पहले, रिटर्न फाइल होने से पहले आपका प्रीव्यू आया है, आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं। आपका नाम, आपकी बेसिक डिटेल, जो एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, मेल ID सब ओके है, आपने जो इनकम डाली है वो एकदम परफेक्ट है, कैलकुलेशन एकदम ओके है, और ये सब चीज़ें हम एक बार चेक कर लेंगे जो डाटा हमने फीड किया है। और आइए फटाफट एक बार इसे चेक करके, मैंने एकदम बढ़िया फिल किया है, ओके है सब कुछ। उसके बाद आप यहाँ से एडिट का ऑप्शन भी है नीचे, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो एक बार आप यहाँ एडिट भी कर सकते हो। एडिट करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और आप इसे एडिट भी कर सकते हो। प्रीव्यू एंड सबमिट कर दीजिए, ओके कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट क्लिक कीजिए, और ये देखिए दोस्तों सक्सेसफुली हमारी रिटर्न सबमिट हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे ITR 1 को सक्सेसफुली सबमिट किया गया, और इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है जिसमें हम देखेंगे कि आधार OTP के थ्रू कैसे ITR 1 को सक्सेसफुली ई-वेरीफाई किया जाएगा। और उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर क्लिक कीजिए और देखिए कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे ITR 1 को आधार OTP के थ्रू ई-वेरीफाई किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें प्लीज, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ज्यादा से ज्यादा पूरी एक्साइटमेंट के साथ आपके लिए नई नई वीडियो लाते हैं, बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आते हैं। इसलिए प्लीज लाइक तो बनता है अगर वीडियो आपको पसंद आई है। और हाँ, अगर वीडियो में कुछ भी पूछना है, कुछ भी समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आप अकाउंट्स एंड टैक्सेशन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट में लिखिए, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके इनकम टैक्स के बारे में या अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के बारे में, और ज्यादा से ज्यादा उनको भी सीखने को मिले। और हाँ, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले आपके ब्राउज फीचर में, आपके YouTube पर सबसे पहले मिले। दोस्तों आपके अपने इस चैनल पर आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत प्रेम पूर्वक धन्यवाद।